नेपाल की राजनीति में बड़ा उलटफेर कर सत्ता के शिखर तक पहुंचने वाले बालेन शाह की चमक अब फीकी पड़ने लगी है। 27 मार्च 2026 को नेपाल का प्रधानमंत्री बनने के सिर्फ 150 दिन के अंदर ही सब बदल गया है। संसद न जाना और अपनी ही पार्टी की एक्टिविटीज में शामिल न होना उन्हें भारी पड़ रहा है। ऊपर से जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर है। नेपाली लोगों को दिखाए गए सपने भी अब अधूरे रहते ही दिख रहे हैं। हालत इतनी खराब हो गई है कि बालेन शाह सरकार के खिलाफ जेनजी सड़कों पर है। सरकार को विरोध प्रदर्शनों और हिंदू मुस्लिम दंगों का सामना करना पड़ रहा है। आखिर इन 150 दिनों में ऐसा क्या हुआ? बालेन से युवाओं का भरोसा क्यों टूटा? उनके खिलाफ प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं और प्रदर्शनकारियों की मांग क्या है? समझते हैं। नेपाल में जेनजी रेवोल्यूशन ने नेपाल की दशकों पुरानी सरकारी व्यवस्था को उखाड़ फेंका था। ये शायद दुनिया में पहली घटना थी जिसमें जेनजी ने किसी देश की सत्ता बदल दी। जेनजी लहर पर सवार होकर बालेन शाह नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए। काठमांडू के पूर्व मेयर, अंडरग्राउंड रैपर और सिविल इंजीनियर बालेन शाह ने तब के पीएम केपी शर्मा ओली को चुनाव हराया था। चुनाव में बालेन शाह राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी के कैंडिडेट थे। बालेन को ये कामयाबी जेनजी और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के जरिए ही मिली और उन्होंने बहुमत के साथ सरकार बनाई। मगर अब सब बदल गया। इंडिया टुडे से जुड़े आनंद सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक नौबत ये आ गई है कि स्पीकर डीपी आर्याल ने बालेन शाह को 26 अगस्त को होने वाले सवाल जवाब के सेशन के लिए सदन में पेश होने का आदेश दिया है। यह आदेश इसलिए क्योंकि मार्च में पद संभालने के बाद से बालेन शाह 39 बैठकों में से सिर्फ 5 में ही शामिल हुए हैं। विपक्षी सांसदों ने बालेन के संसद में पेश न होने पर बार बार विरोध किया है, इसीलिए स्पीकर का ये आदेश आया है। यही नहीं, विपक्ष ने नेपाल भारत सीमा पर उनकी टिप्पणियों समेत कई मुद्दों पर भी जवाब मांगा है। अब सवाल कि बालेन शाह का ये डाउनफॉल शुरू कब हुआ? रिपोर्ट के मुताबिक बीते 5 महीनों में बालेन शाह का डाउनफॉल दिखने लगा। अप्रैल से शुरू करते हैं। अप्रैल में बालेन ने भारत से आने वाले सामान पर सख्त नियम लागू किए। अगर कोई नेपाली नागरिक भारत आकर तय सीमा से ज्यादा सामान खरीदता तो उसे टैक्स देना पड़ता। अब नेपाल से तो लोग बड़ी संख्या में भारत आकर सामान खरीदते हैं। बालेन के आदेश ने उनकी जेब पर डाका डाल दिया। भारी विरोध हुआ, जिसके बाद उन्हें अपना ये आदेश वापस लेना पड़ा। मई के आखिर में भारत नेपाल बॉर्डर कंट्रोवर्सी हो गई। पीएम बालेन शाह के बयान से ही इसे हवा मिली। पीएम बनने के बाद बालेन पहली बार संसद पहुंचे थे। संसद को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल ने एक दूसरे की जगहों पर कब्जा किया है। काला पानी, लिपुलेख और लिम्पिया धुरा को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद पर संसद में बालेन शाह ने कहा कि नेपाल ने कई जगहों पर भारतीय इलाके में घुसपैठ की है। उन्होंने सुझाव दिया कि इतिहासकार, सर्वे करने वाले और यहाँ तक कि यूनाइटेड किंगडम भी औपनिवेशिक दौर के नक्शों को सुलझाने में मदद कर सकते हैं। ये बयान कूटनीतिक रूप से नासमझी भरा था। बालेन के बयान ने भारत के साथ रिश्तों में तो खटास डाली ही, उनके देश में भी उबाल मच गया। भारत के इलाके बताने पर जनता और विपक्ष ने आरोप लगाया कि बालेन इन इलाकों पर नेपाल के दावों से पीछे हट गए। ये इलाके लंबे समय से भारत के प्रशासन के अधीन है। बालेन के दावों को ऐतिहासिक सबूतों का समर्थन नहीं मिलता है। भारत ने भी तीसरे पक्ष के दखल को खारिज किया और भारत नेपाल सीमा विवाद को पूरी तरह से द्विपक्षीय बताया। जून आते आते बालेन शाह को डिप्लोमेटिक लेवल पर झटका मिला। जून में बालेन की पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी के चेयरमैन और सह संस्थापक रवि लामिछाने भारत के दौरे पर आए। नई दिल्ली में उन्हें जो ग्रैंड वेलकम मिला उसने इंटरनेशनल मामलों के जानकारों को तो हैरान किया है, अंदर खाने बालेन शाह को भी परेशान किया। क्यों? क्योंकि रवि लामिछाने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के बुलावे पर भारत आए थे, बालेन नहीं। हालांकि भारत सरकार उन्हें इंडिया विजिट के लिए इनवाइट कर चुकी है, लेकिन वे अब तक आए नहीं। रवि लामिछाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और बीजेपी नेतृत्व के साथ हुई मुलाकातों के दौरान ढोल नगाड़े बजाए गए, फूलों की पंखुड़ियां बरसाई गई। किसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बजाय उसकी राजनीतिक पार्टी के मुखिया को ऐसा स्वागत मिलना विरला ही है। बालेन शाह को ये वेलकम खटक सकता है, इसकी कुछ दलीलें भी दी जाती है। आरएसपी नेताओं में बालेन शाह को लेकर मनमुटाव है। बालेन ना पार्टी के कामकाज में शामिल होते हैं और ना ही संसद में आते हैं। ये दूरी बालेन शाह, आरएसपी, गठबंधन साथी और सरकार के दरमियान लंबी दूरी दिखाती है।
रबीला मिठानी की चीन के साथ ऐसी कोई नजदीकी नजर नहीं आती। भारत को लेकर वे सहज ही दिखे, लेकिन भारत को लेकर बालेन शाह का रुख सवाल खड़ा करता है। ऊपर से बालेन शाह ने एक नई परिपाटी चालू कर दी थी। उन्होंने मंत्री रैंक से नीचे विदेशी डिप्लोमैट से मिलने से साफ मना कर दिया। इनमें भारत के विदेश सचिव तक शामिल हैं। लेकिन 10 अगस्त को बालेन शाह ने खुद पर लगाई गई पाबंदी खत्म कर दी। उन्होंने काठमांडू में सिंगा दरबार में भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव और चीनी राजदूत झांग माओइंग से अलग अलग मुलाकात की। अब जुलाई की बात करते हैं। राइड शेयर ड्राइवर गणेश नेपाली का काठमांडू मेट्रोपॉलिटन पुलिस के साथ पार्किंग फाइन और गाड़ी का पहिया लॉक किए जाने को लेकर बड़ा विवाद हुआ। 25 साल के गणेश नेपाली ने खुद को आग लगा ली। जलने की वजह से उनकी मौत हो गई। ये वो घटना थी जिसने जेनजी के साथ बालेन शाह के संबंध तकरीबन पूरी तरह तोड़ दिए। कुछ दिनों बाद 2 और लोगों ने खुद को आग लगाने की कोशिश की। इनसे लोगों की दबी हुई नाराजगी सामने आ गई, जैसे कि नगर निगम की सख्त कार्रवाई, असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा की कमी और ये एहसास कि मौजूदा सरकार भी उतनी ही आम लोगों से दूर है जितनी कि वो सरकार थी जिसे इसने हटाया था। पहली नजर में ये बड़ी समस्याएं नहीं लग सकती, लेकिन नेपाल एक छोटा देश है जिसका आकार लगभग भारत के किसी राज्य जितना ही है। यहाँ मामूली लगने वाले विवाद भी राष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा बन जाते हैं। काठमांडू में विरोध प्रदर्शन का मुख्य केंद्र मैतीघर फिर से प्रदर्शनों का गवाह बना। जो युवा कभी बालेन शाह का समर्थन करते थे, वे अब सरकार को फांसीवादी बताने वाले और न्याय की मांग करने वाले पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जुलाई के आखिर में दक्षिणी जिलों सुनसारी और सिराहा में हिंदू और मुस्लिम समूहों के बीच सांप्रदायिक दंगे में 3 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने कई कस्बों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया। बालेन शाह ने प्रधानमंत्री के तौर पर अपना पहला बड़ा टेलीविजन संबोधन दिया। उन्होंने शांति, धैर्य और राष्ट्रीय एकता की अपील की और निष्पक्ष जांच का वादा किया। इससे पहले प्रधानमंत्री बनने के बाद से शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से वो सामने आए थे। अगर पिछले 150 दिनों में बालेन शाह के कार्यकाल पर नजर डालें तो उनकी घटती लोकप्रियता किसी बाहरी शख्स की गलतियों का नतीजा नहीं लगती। ऐसा लगता है कि वे हर मोर्चे पर शासन चलाने में संघर्ष कर रही हैं। सिर्फ 5 महीनों में ही ये साफ हो गया कि कैसे जनता का भारी समर्थन तेजी से राजनीतिक संकट में बदल सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर बता सकते हैं। ये खबर लिखी है हमारे साथी मोहम्मद जीशान ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।